से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग, ठीक है, जिसके जो हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित था उसको यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया पूर्णतः, ठीक है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे हाइट एंड डिस्टेंस के लगा करके 1 से लगा करके 16 तक, वो टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हमने अन्य भी कुछ क्वेश्चन वहां पे हमने महत्वपूर्ण कराए थे, ठीक है। तो वो त्रिकोणमिति वाला जो टॉपिक था या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो थे वहां पे, ये दोनों टॉपिक पूर्णतः एक तरीके से हमने वहां पे क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब इसी क्रम में एक नया हम टॉपिक वहां पे, ठीक है, अब पढ़ेंगे। जो नया टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो इसके विषय में यहाँ पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं आज। तो देखो यहाँ पे, तो निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने के लिए कुछ पहले तो हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। छोटी छोटी जो बेसिक जानकारियां हैं उसके विषय में हमें थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में कक्षा 10 की जो निर्देशांक ज्यामिति है, जो यहाँ से जो फार्मूले से संबंधित सीधा क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है, वो फिर समझ में आने लगेगा, ठीक। तो पहले यहाँ पे कुछ चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं, बेसिक चीजें। तो देखो यहाँ पे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक चीज, कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ये हम वहां पे लेते थे एक्स अक्ष और एक हम लेते थे वहां पे वाई अक्ष, जो एक दूसरे को 90 अंश पे क्या करती थी, काटती थी। एक्स अक्ष रेखा और ये वाई अक्ष, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और इसको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष, जो एक दूसरे को कितने अंश पे काटती हैं, 90 के डिग्री पे यहाँ पे क्या करती हैं, काटती हैं। अब देखो यहाँ पे, अच्छा ये एक्स अक्ष है बच्चों और ये क्या है, वाई अक्ष है। अच्छा, जिस बिंदु पे ये दोनों काटती हैं उस बिंदु को हम एक नाम दे देते हैं। मान लेते हैं वो बिंदु क्या है, ओ है, और उसको हम कहते क्या है, मूल बिंदु, या उसको बोलते हैं ऑरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु इसको कहते हैं। और जो मूल बिंदु के यहाँ पे निर्देशांक लेते हैं, वो जो निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ पे कटेगा तो वहां पे एक्स का भी निर्देशांक कुछ होगा और वाई का भी एक निर्देशांक होगा। जो एक्स का जो निर्देशांक होता है वो 0 होता है और जो वाई का जो निर्देशांक होता है वो भी कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाला है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और महत्वपूर्ण बात इसमें है, जैसे अगर हम, अच्छा इसमें ये जो होता है इसको बोलते हैं प्रथम, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, ये कौन सा हो जाता है, प्रथम चतुर्थांश, इसको बोल देते हैं यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश। इसको यहाँ पे हम क्या कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं यहाँ पे हम। इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, तृतीय चतुर्थांश कहेंगे। और इसको यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसको यहाँ पे कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे यहाँ पे, ये चीज, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, ये जो प्रथम जो चतुर्थांश है, तो इस प्रथम चतुर्थांश में x का जो निर्देशांक होगा और जो y का जो निर्देशांक होगा, दोनों ही बच्चों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। और ये जो द्वितीय जो चतुर्थांश होता है, इसमें जो x का जो निर्देशांक होता है वो निगेटिव होता है और y का जो निर्देशांक होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जो ये तृतीय चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश में x का भी निर्देशांक बच्चों ऋणात्मक होता है और y का भी निर्देशांक ऋणात्मक होता है। और ये जो चतुर्थ चतुर्थांश है बच्चों, इसमें x का जो निर्देशांक होता है धनात्मक होता है और y का जो निर्देशांक होता है वो कैसा होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। मतलब कि इसको इस तरीके से भी शो कर लेते हैं, मतलब कि प्लस कामा प्लस, मतलब कि x का जो निर्देशांक वो भी प्लस का और y का जो निर्देशांक होगा वो भी प्लस का होगा। ये द्वितीय चतुर्थांश है। द्वितीय चतुर्थांश में जो x का जो निर्देशांक होगा वो ऋणात्मक लेते हैं
और जो y का जो निर्देशांक होता है वो धनात्मक होता है। ये तृतीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश में x का भी निर्देशांक निगेटिव और y का भी निर्देशांक निगेटिव। चतुर्थ चतुर्थांश में x का निर्देशांक धनात्मक और y का निर्देशांक ऋणात्मक होता है। तो ये विशेष चीजें यहाँ पे ध्यान देने वाली है। अब देखो यहाँ पर चीज, अब देखो ये x अक्ष है और इसके विपरीत वाला इसको हम बोलते हैं x डैश अक्ष, हम इसको ले लेते हैं। इसी तरीके से ये y अक्ष है, इसके विपरीत में y डैश अक्ष इसको यहाँ पे कह देते हैं। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, ये x अक्ष है, ये ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट के हम जब इधर जब जाएंगे हम दाएं पक्ष में, ठीक है, तो इधर के जो x चाहे प्रथम चतुर्थांश हो या चाहे चतुर्थ चतुर्थांश हो, तो x अक्ष की इसको बोलते हैं धनात्मक दिशा। इसको क्या बोलते हैं? x अक्ष की धनात्मक दिशा। और ये जो होता है x अक्ष का बच्चों ऋणात्मक दिशा होता है। कैसा? ऋणात्मक दिशा होता है। और इसी तरीके से y अक्ष में भी, यहाँ से y अक्ष ये होता है y अक्ष, तो y अक्ष का जो होता है ये ऊपर वाला, तो y अक्ष की मतलब कि y अक्ष की दिशा में ऊपर जब जाएंगे तो y के जो निर्देशांक होंगे कैसे होंगे? धनात्मक। इधर भी देखो y के निर्देशांक और इधर भी देखो, दोनों धनात्मक है ना। अब देखो, अब यहां से, ठीक है, अब y डैश अक्ष, y डैश जो नीचे बना y डैश अक्ष, जब नीचे आएंगे y अक्ष के मतलब कि नीचे की ओर जाएंगे y अक्ष की दिशा में हम, इधर नीचे, ठीक है, तो नीचे जाने पर तो y का निर्देशांक इधर भी ऋणात्मक और इधर भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अच्छा एक चीज और इसमें देख लो, समझ लो, जो इम्पोर्टेंट है। अगर देखो यहाँ पे, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो वहां पर y का जो निर्देशांक होता है बच्चों शून्य होता है। अगर कोई बिंदु मान लेते हैं y अक्ष पर स्थित है तो y अक्ष पर स्थित होने वाला जो बिंदु होता है उसमें जो x का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है? वहां पे शून्य होता है। जैसे मान लेते हैं ये है ओरिजिन पॉइंट O, तो ओरिजिन पॉइंट जो होता है मूल बिंदु होता है, तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होते हैं 0,0, ये x का निर्देशांक होता है, ये किसका होता है? y का निर्देशांक। ये भी x है, ये क्या है? y है। ये x है, ये y है। ये x है, ये क्या है? y। ये क्या है? x, ये क्या है? y। ये विशेष ध्यान देना। अच्छा देखो यहाँ पे, ये x अक्ष का धनात्मक दिशा भी जैसे हम बता के आए। अगर मान लेते हैं मूल बिंदु है, मूल बिंदु से मान लेते हैं कुछ दूरी पे जाए, यहाँ पे, या मान लेते हैं यहाँ पे, या मान लेते हैं यहाँ पे। अगर इधर चलेंगे तो x के जो निर्देशांक होंगे वो बच्चों कैसे होंगे? धनात्मक होंगे। अगर मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये वाला, मान लेते हैं यहाँ से a दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? a दूरी पर है, a दूरी पर। तो यहाँ का जो निर्देशांक जो बिंदु बनेगा a,0, क्योंकि x अक्ष पर स्थित जो बिंदु होता है वहां पे x का निर्देशांक होता है, लेकिन y का जो निर्देशांक क्या होता है? शून्य होता है। ये विशेष याद रखिएगा, x अक्ष पर स्थित बिंदु में x का निर्देशांक कुछ होगा और y का निर्देशांक हमेशा शून्य होगा। अच्छा मान लीजिए a दूरी है तो ये भी a दूरी, मान बराबर दूरी पर है तो ये a, तो अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ का जो बिंदु बनेगा कितना बन जाएगा? 2a,0। मान लेते ये a तो ये भी a जुड़ के 2a। मान लेते ये बिंदु अगर निकाले हम यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा? 3a,0 हो जाएगा। ये विशेष ध्यान देना। अगर इसके हम विपरीत दिशा में चलते हैं, इधर विपरीत दिशा में मूल बिंदु से मान लेते हैं विपरीत दिशा में a दूरी पर इधर आएंगे, ठीक है, तो इधर की जो दूरी होती है ऋणात्मक होती है बच्चों। अगर मान लेते हैं x डैश अक्ष पर, अगर मान लेते इधर कोई बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं स्थित है तो यहाँ का जो निर्देशांक होगा वो -a,0। मान लेते हैं इसकी डबल दूरी कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? a और ये a मिला के 2a, 2 माइनस का, तो माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 2a,0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये विशेष ध्यान देना। तो दिमाग में आपको ये रखना है x अक्ष पर स्थित जितने भी बिंदु होंगे वहां पर x का निर्देशांक होगा, y के निर्देशांक शून्य होते हैं, सीधी सी बात। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट, मान लेते हैं y अक्ष पर है, y अक्ष पे मान लेते हैं यहाँ से a दूरी पर है कोई बिंदु, मान लेते यहाँ कहीं पे कोई बिंदु है, ये मान लेते हैं b दूरी पर, मान लेते हैं ये कितनी दूरी पर बिंदु है? कोई b दूरी पर है, तो यहाँ का जो निर्देशांक होगा 0, जो बिंदु होगा 0, b होगा, क्योंकि y
अक्ष पर स्थित बिंदु, ठीक है, वहां पे x का निर्देशांक 0 और y का निर्देशांक कुछ होगा। यहाँ पे तुमने b दूरी पे लिया तो b हो जाएगा। अगर मान ले b है तो ये भी कितना मान ले, इसका डबल कर दो b, तो यहाँ पर आएगा तो 0, 2b हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे चलेंगे हम, मान लेते हैं b दूरी पर नीचे जैसे आ जाए तो b दूरी पर, तो अगर यहाँ का बिंदु देखें तो ऋणात्मक दिशा में है तो 0, माइनस का b, और इसका डबल हम यहाँ पे कर दे, यहाँ पे अगर यहाँ पे बिंदु देखें तो 0, -2b हो जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों ये विशेष ध्यान देना है, x अक्ष पर स्थित बिंदु अगर है तो वहां पे y का निर्देशांक 0 होगा, और y अक्ष पर स्थित जो बिंदु होगा वहां पे x का निर्देशांक 0 होगा। जैसे यहाँ पे एक चीज लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, तो पहला पॉइंट यहाँ पे है x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु में, या मान लेते हैं कोई x अक्ष पर स्थित जो बिंदु है तो डैश x अक्ष पर स्थित बिंदु में, ठीक है, y का जो निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। x अक्ष पर कोई बिंदु है उसमें y का निर्देशांक क्या होगा बच्चों, 0 होगा। इसी प्रकार से y अक्ष पर स्थित अगर कोई बिंदु है उसमें देखें तो वहां पे x का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर पॉइंट होने चाहिए। और देखो यहाँ पे एक चीज और समझ लो, यहाँ पे ये समझ में आ गया है। एक चीज और देखो, फिर से यहाँ पे एक बार ग्राफ खींच देते हैं ऐसे, ये x अक्ष है, ये क्या है, x डैश अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये क्या है बच्चों, y डैश अक्ष है, ठीक है बच्चों। अच्छा देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु हमें दर्शाना है, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। अगर जैसे हम मान लेते हैं कहें कि ये बताओ ये बिंदु कहाँ पे होगा, मान लेते हैं ये वाला, जैसे कहते 2, 3 बताओ ये बिंदु कहाँ पे आएगा, या मान लेते हैं 4, 2 ये बिंदु कहाँ पे। अगर इनको हमें दर्शाना है ग्राफ पे कैसे दर्शाओगे, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, 2 x का निर्देशांक है, ये 3 किसका है, y का निर्देशांक है। अभी जैसे वहां पे बता रहे थे, ठीक है, ये 2 किसका निर्देशांक है, x का निर्देशांक। तो ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट कितना होता है, 0, 0 होता है, ठीक है बच्चों। तो 2, 3 मतलब कि x अक्ष की धन दिशा में, क्योंकि ये क्या पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव, ये भी क्या पॉजिटिव, मतलब ये जो बिंदु है क्योंकि x का निर्देशांक धनात्मक और y का निर्देशांक धनात्मक है, तो वो पॉइंट कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x का निर्देशांक धनात्मक, y का भी निर्देशांक कैसा है, धनात्मक है। तो ये वाला जो बिंदु है मतलब ये कहाँ पे है, प्रथम चतुर्थांश में है। तो इसको दर्शाते हैं कहाँ पे होगा, तो मान लेते हैं मूल बिंदु से 1 इकाई चले, 2 इकाई चले, अच्छा कामा 3 दे रखा हमने, y अक्ष पे चलना कितना, 3 इकाई चलना है, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई, ठीक है। अब इन दोनों को हमें कैसे मिलाना, तो ऐसे मिलाया जाता है। देखो यहाँ पे इसको हम थोड़ा ऐसे बढ़ा देते हैं और इसको थोड़ा नीचे से ऊपर ऐसे लाते हैं, ऐसे। तो ये देखो यहाँ पे जहां पे ये दोनों ऐसे डैट जो रेखा में खींच काट दे वहीं पे क्या बन जाएगा, बिंदु कितना, 2, 3। तो ये यहाँ का बिंदु है, ठीक। अगर ये 4, हमें 2 दर्शाना है तो x का निर्देशांक भी पॉजिटिव है, y का निर्देशांक भी क्या है, पॉजिटिव है। तो मतलब ये भी जो बिंदु होगा वो भी कहाँ पे है, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश का ही है। अब देखो यहाँ पे कैसे, तो x अक्ष पे कितना चलेंगे, 4, वो भी धनात्मक है तो धन दिशा में 1, 2, 3, 4 बराबर बराबर, और y अक्ष पे कितना, 2, 1, 2। अब इनको मिलाओ तो ये दोनों बिंदु कहाँ पे मिलेंगे, इसको ऐसे खींचो, इसको हम ऐसे थोड़ा खींच देते हैं, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा 1 मिनट, इसको थोड़ा हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे, और इसको यहाँ से हम ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो ये देखो दोनों एक दूसरे कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, तो ये बिंदु कहाँ पे प्रदर्शित होगा, तो 4, 2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर जैसे कोई एक और बिंदु जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमें दर्शाना है ये वाला बिंदु, एक अपने मन से मान लेते हैं -3, मान लेते हैं -4 ऐसे।
तो देखो यहाँ पे x का भी निर्देशांक ऋणात्मक है, y का भी निर्देशांक कैसा बच्चों ऋणात्मक है। तो दोनों ही निर्देशांक कैसे ऋणात्मक है। तो दोनों जब निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं तो किस चतुर्थांश के होते हैं बच्चों तीसरे चतुर्थांश के होते हैं। तो देखो तो 3 है माइनस का, तो x अक्ष के ऋण दिशा में कितना चलेंगे 3, तो x का ऋण दिशा ये होता 3, तो मान लेते हैं 1 2 3, और y अक्ष की ऋण दिशा में कितना 4, मतलब नीचे 1 2 3 4। अब इसको यहाँ पे खींच करके लाओ, इसको इधर खींच के लाए, इसको इधर खींच के लाएंगे, तो ये देखो दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं इस बिंदु पे मिल रहे हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना यहाँ पे 3 का माइनस 4 ये यहाँ का होता है। अगर जैसे मान लेते हैं अगर माइनस ऐसे मान 3 कामा माइनस अगर जैसे हम कर दे 4, तो देखो यहाँ पे x का निर्देशांक बच्चों कितना है धनात्मक है, y का निर्देशांक ऋणात्मक है, तो ये बिंदु किस चतुर्थांश का हो जाएगा। तो ये बिंदु देखो प्लस माइनस, ठीक है। तो ये बिंदु किस चतुर्थांश का होगा चौथे चतुर्थांश का। देखो कैसे बनता है। तो ये x है, x इसके धन दिशा में धनात्मक निर्देशांक है ना, तो कितना 3 1 2 3 चले, और y के ऋण दिशा में कितना 4 चलना है 1 2 3 4, मिला दो यहाँ पे ये 3 था ना, तो इसको हम यहाँ पे नीचे खींचो और इसको इधर खींच के लाओ, तो ये देखो कहाँ पे मिले दूसरे को यहाँ पे मिले, तो यहाँ का निर्देशांक कितना हो जाएगा 3 कामा माइनस 4 हो जाएगा। अगर जैसे मान लेते ये -3 है और ये मान लेते हैं प्लस का 4 है, तो ये बिंदु बच्चों कहाँ पे बनेगा। अगर इसे मान लेते हैं यहाँ पे इसी में, तो ये x अक्ष के ऋण दिशा में -3 जाएंगे और y अक्ष की धन दिशा में कितना जाएंगे 4 जाएंगे। तो देखो यहाँ पे तो 1 2 3, ये x अक्ष की ऋण दिशा में 3 हो गया, और y अक्ष की धन दिशा में कितना 4, क्योंकि धनात्मक निर्देशांक है, तो 1 2 3 4 मान लेते हैं। तो इसको खींच के ऊपर ले जाते हैं ऐसे, ठीक, इसको यहाँ से ऐसे खींच के लाओ, ये देखो दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ का निर्देशांक कितना -3 कामा 4। तो अगर हमें ठीक है ऐसे ही बिंदु को अगर हमें प्रदर्शित करना है ग्राफ पे, तो इसी तरीके से बिंदुओं को क्या कर लेते हैं यहाँ पे प्रदर्शित कर लेते हैं। और चीज देखो इसमें जो कक्षा 10 में जो है, कक्षा 10 में, तो कक्षा 10 में सीधा यहाँ से क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है। अगर कोई दो बिंदु है अगर कहीं पे अगर स्थित है, उनके बीच की क्या निकालना है दूरी। कैसे, अगर मान लेते हैं ये बिंदु है 3 कामा -4, एक दूसरा बिंदु कितना है 4 कामा 2, तो एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस निकालनी है। उसके लिए फार्मूला होता है बच्चों, उसके लिए फार्मूला होता है रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है। तो दो बिंदुओं की हम क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर इसी में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अगर ये दो बिंदु हैं तो इन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु निकालो, तो मध्य बिंदु कैसे निकालोगे। तो एक फार्मूला होता है x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। जैसे एक ये हमारा निर्देशांक एक ये है, तो एक को मान लेते हैं x1 y1 और दूसरे क्या मान लेंगे x2 y2। इसी तरीके से तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी निकाल सकते हो और दो बिंदुओं का मध्य बिंदु मान लेते कहीं पे यहाँ ये मध्य बिंदु है ये भी निकाल सकते हो। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है वही लिख रहे हैं अलग से, x1 + x2/2 और कामा y1 + y2/ क्या होता है 2 होता है। ये ऐसे निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये x1 ये है, x2 ये उठा कर दो 2 से भाग कर दो, y1 ये है और y2 ये है, हल करके 2 से भाग कर दो निकालो, है ना। इस रेखा का क्या निकल आएगा मध्य बिंदु निकल आएगा इन दो बिंदुओं से, ठीक है। अगर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है, बिंदु ये एक ये x1 y1 माना, इसको क्या माना x2 y2 की दो बिंदु है, ठीक है, तो अलग अलग मानना पड़ेगा। तो अगर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये लगा देते हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन और कक्षा 10 में पूछा जाता है, ठीक है, अगर तीन कोई बिंदु दे रखा हो, तीन बिंदु मान लेते हैं, एक तुम्हारा बिंदु ये कोई, एक तुम्हारा बिंदु ये है, एक तुम्हारा बिंदु ये है, या कोई एक बिंदु ये एक बिंदु ये एक कोई मूल ही बिंदु दे दे, ठीक है, तो इन बिंदुओं से मिलाने से जो बनी आकृति है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो उसके लिए भी एक फार्मूला बढ़िया सा होता है, ठीक है। अगर कहते कि तीनों बिंदु कैसे हैं समरेख हैं, तो सिद्ध करने वाला कभी कभी पूछ देता है, या किसी एक बिंदु में किसी की एक वैल्यू ऐसे रख देता है कि इसका मान बताओ, ये पूछ देता है। तो उन फार्मूलों को अब हम यहाँ पे क्या करते हैं नोट करते हैं, ठीक है, आप लोगों को भी नोट करना है, ठीक है बच्चों।
और उसी फार्मूले बेस यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है और इन्हीं को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये थोड़ा बेसिक था स्ट्रक्चर समझाने के लिए, कैसे बिंदु को हम कैसे ग्राफ पे निर्धारित करते हैं। ठीक है, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे है तो वहां पे एक्स का निर्देशांक, वाई का निर्देशांक क्या होगा। अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पे है, वाई अक्ष पर बिंदु, तो उसके लिए हम क्या निर्देश मतलब कि कैसे हम इसको स्थापित करते हैं उन बिंदुओं को। अगर इधर उधर है बिंदु कोई तो मतलब एक्स का भी निर्देशांक होगा, वाई का भी निर्देशांक होगा। अगर एक्स अक्ष पे है तो एक्स का निर्देशांक होगा वाई का 0। अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पे है तो वाई का निर्देशांक होगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा 0। चाहे पहले चतुर्थांश, दूसरे, तीसरे चतुर्थांश में कहीं पर कोई बिंदु अगर हटके है तो उसके एक्स का भी निर्देशांक होगा, वाई का भी यहाँ पे क्या होगा, निर्देशांक होगा। तो ये बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम कुछ फार्मूले नोट करेंगे, ठीक है, जो अब यहाँ पे तुम्हारे एग्जाम के लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ फार्मूले यहाँ पे हम ड्रा करते हैं बोर्ड पे। ठीक है, इनको नोट भी करना है आप लोगों को, इनको तैयार भी करना है। ठीक, तो जैसे पहला यहाँ पे हम फार्मूला लिख रहे हैं। पहला फार्मूला देखो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक बिंदु, ये एक बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु मान लिया यहाँ पे P, मान लिया x1 कामा y1 तथा, और दूसरा बिंदु हमने मान लिया Q, मान लिया x2 कामा y2। ठीक, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु। तो या ऐसे यहाँ पे हम दर्शा भी देते हैं, एक बिंदु हमने ये ले लिया, ये हमने ले लिया P जो बिंदु है ये x1 कामा y1, और ये हमने मान लिया Q दूसरा बिंदु। ठीक है, तो x2 कामा y2। ठीक, अगर एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु क्या है, Q है, इन दो बिंदुओं के बीच की हमें क्या निकालना है बच्चों, दूरी निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है ये आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी हमें निकालना है। दूरी, मतलब दूरी का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस। तो इसके लिए फार्मूला होता है D। ठीक है, मतलब कि P और Q के बीच की दूरी, मतलब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस D। ठीक, इसके लिए सूत्र होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, रूट के अंदर कोई जरूरी नहीं है x2 माइनस x1, तब भी हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे भी आप दिखा सकते, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, अगर कोई माइनस में भी बन के आएगा तो स्क्वायर से माइनस आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हारा होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। ये यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है और तैयार भी करना है। इसी में एक दूसरा भी एक देख लो फार्मूला यहाँ पे, अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई मूल बिंदु है, दूसरा फार्मूला मान लेते हैं मूल बिंदु मान लेते हैं O 0,0 तथा एक बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ पे P मान लेते हैं x, y के बीच की दूरी। ठीक है, इसके लिए जो सूत्र होता है, ठीक है, मान लेते हैं कोई मूल बिंदु है, ये O है और ये क्या है 0,0, और ये बिंदु क्या है P, ये क्या मान लिया x, y। अगर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें, डिस्टेंस मतलब OP निकालें, OP हमने यहाँ पे क्या लिया D, या ऐसे लिखो सीधा हम लिख रहे हैं D बराबर, इसके लिए जो सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर होता है। सीधा सा ये कैसे आता है, कुछ नहीं है, ये मान लो x1 y1 x2 y2 मान करके इसी में रख दो, फार्मूले में हल कर लो, यही कट पिट के आ जाता है, मतलब निकल के आ जाता है। ठीक है, एक फार्मूला यहाँ पे और बता दे रहे हैं तीसरा, तो इसके आगे और नोट करते हैं मिटा करके। तीसरा फार्मूला यहाँ पे नोट कर रहे हैं, अगर कोई एक बिंदु है, बिंदु यही मान लेते हैं P, मान लिया x1 कामा y1 और तथा एक हमने बिंदु लिया Q x2 कामा y2। ठीक है, के बिंदु P तथा Q का मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु अगर हमें निकालना है, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु हम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं एक बिंदु, ये मान लेते हैं क्या है P
P हमने क्या माना है x1 कामा y1, ठीक है, और ये हमने क्या मान लिया Q, और Q हमने क्या माना है x2 कामा y2। अगर इन दोनों बिंदुओं का हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है, मान लो कि ये वाला, और ये मध्य बिंदु हम जैसे क्या मान लेते हैं O, ठीक, और O के यहाँ पर निर्देशांक x कामा हमने y ले लिया, ठीक है, O निर्देशांक मतलब O x कामा y बराबर में O के निर्देशांक कितने हैं, x कामा y है। तो अब इसका हमें मध्य बिंदु निकालना है, या ऐसे सीधा कहो, ठीक है, पी क्यू का मध्य बिंदु, पी क्यू का मध्य बिंदु, ऐसे भी कह सकते हैं मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, पी क्यू का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु हमने क्या लिया है O, और O का निर्देशांक x कामा y बराबर में, इसके लिए सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2, एक ये सूत्र होता है, जहां पे ये x का निर्देशांक कहा जाता है और ये किसका कहा जाता है बच्चों, y का निर्देशांक कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला फार्मूला नोट करने जा रहे हैं, फार्मूला नंबर 4। तो फार्मूला नंबर देखो यहाँ पे बच्चों 4। अगर मान लेते हैं बिंदु, मगर एक से मान ले कई बिंदु, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, पहले समझिएगा, अगर एक बिंदु हम यहाँ पे ऐसे बना लिया, ये एक हम लोग यहाँ पे खींच लिया, और एक मान लो कहीं पे बना लो, चाहे इधर इधर कहीं पे, ये चलो हमने डाल दिया ये वाला, ये मान लेते ए है, ये मान लेते बिंदु बी है, ये क्या मान लेते हैं सी, ठीक है। तो इन बिंदुओं से, ठीक है, ठीक, तो इन बिंदुओं से मिलाने वाली जो रेखा, ये इसको ऐसे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और इसको हम ऐसे मिला देते हैं, तो देखो यहाँ पे एक आकृति बन गई, डिजाइन बन गई। अगर ए बिंदु हम क्या मान ले x1 कामा y1, और दूसरा क्या मान ले बच्चों x2 कामा y2 मान लेते हैं, ठीक है, और ये मान लेते हैं क्या x3 कामा y3, ठीक है, तीन बिंदुओं, ठीक है, को आपस में एक रेखा द्वारा हम क्या कर दें, यहाँ पे मिला दें आपस में, तो यहाँ पे एक आकृति बन जाएगी, एक डिजाइन बन जाएगी। वो कैसी बन जाएगी, एक त्रिभुज बन जाएगी। तो त्रिभुज जब बन जाता है, तो अगर पूरे से त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, तो इन्हीं तीन बिंदुओं की सहायता से ही हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, तो वो सूत्र यहाँ पे हम देखते हैं। देखो यहाँ पे बिंदु ऐसे लिखेंगे, बिंदुओं मान लेते हैं, एक ले लेते ए x1 कामा y1 कामा, एक बिंदु ले लेते हैं बी x2 कामा y2, तथा एक हमने बिंदु ले लिया सी x3 कामा y3 से बनने वाला, तीन बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए जो सूत्र होता है, इसके लिए सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में x1, फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये बच्चों सूत्र यहाँ पे होता है। मतलब कि एक बिंदु जैसे भी हमने बताया, एक बिंदु जैसे हमने मान लिया ए है, ये क्या मान लेते हैं कहीं पे बी है, और ये कहाँ मान लो यहाँ पे सी है। तो अगर ए को बी से मिला दो, बी को सी से मिला दो, सी को ए, या ए को किससे मिला दो सी से, तो ए का निर्देशांक बिंदु जो है x1 कामा y1, और बी का जो निर्देशांक बिंदु है x2 कामा y2, और जो सी का है x3 कामा y3। तो इन तीन बिंदुओं से जो बनने वाली जो आकृति है, ये कैसी आकृति, त्रिभुजाकार। इस त्रिभुजाकार या जो आकृति बनी है त्रिभुजाकार जो है, इसका आप क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। किस फार्मूले की सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर ये तीन वैल्यू दी गई हैं, तीन निर्देशांक बिंदु हैं, यहाँ पे कुछ मान लेते संख्या में मान होंगे, उठा के ऐसे ही मान के यहाँ पे रख देना, हल कर लेना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। यहाँ पे एक यहीं पे एक वो सूत्र होता है, क्वेश्चन सूत्र नंबर 5, संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है। कैसा, संरेख होने का प्रतिबंध
क्या होता है। तो देखो यहाँ पे संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, इन्हीं 3 बिंदुओं से। तो संरेख का मतलब होता है अगर कोई संरेख मतलब कोई सीधी रेखा होगा, मतलब ऐसे समझ लीजिए, अगर मान लेते हैं बिंदु, लिख लेते हैं पहले, बिंदुओं ए x1 यही कामा y1 कामा b x2 कामा y2 तथा c x3 कामा y3, ठीक है। ये 3 बिंदु, और तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, ठीक है। तो तीनों बिंदु अगर संरेख हैं तो संरेख होने का प्रतिबंध, तो यहाँ पे लिखते के संरेख, संरेख होने का प्रतिबंध, जो प्रतिबंध है उसके लिए एक सूत्र होता है। प्रतिबंध क्या होता है, देखो यहाँ पे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, मतलब कि यहाँ पे ये कहा गया है जब ये तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे, मतलब एक ही रेखा पे होंगे, तो वहां पे त्रिभुज नहीं बनेगा, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, इस तरीके से है, मतलब ये बिंदु संरेख नहीं है, मतलब एक ही रेखा पे नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। बात समझ पा रहे, समझ। तो यहाँ पे त्रिभुज बनना है, और त्रिभुज का ये क्या बन जाएगा, ये एरिया बन जाएगा, तो यहाँ पे निकाल लोगे इस फार्मूले से। लेकिन अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो, यही क्या कहलाता है, संरेख होना। मतलब ये ए है, ए का मतलब क्या, x1 कामा y1, ये क्या मान ले b कितना है, x2 कामा y2, ये क्या मान ले c है, x3 कामा y3। ये तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, मतलब एक ही रेखा पर हैं। तो इस, है ना, क्योंकि यहाँ पे इन बिंदुओं से क्या त्रिभुज नहीं बनना है, तो त्रिभुज नहीं बनना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे शून्य होगा। तो यही पे लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 और बराबर में क्या, 0। ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर कह दे 3 बिंदु हैं और 3 बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, तो इसके लिए सीधा ये फार्मूला लगा देना, और क्षेत्रफल क्या कर देंगे वहां पे 0, क्योंकि त्रिभुज बनेगा नहीं तो उसका एरिया निकलेगा नहीं, तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 2 फार्मूले और बचे इस टॉपिक से रिलेटेड, टोटल लगभग 7-8 फार्मूले हैं, उनको एक पास कर लेते हैं, फिर उसके आगे हम एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको भी आसान हो जाएगा, हमको भी, ठीक है, क्वेश्चन कराने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन, तो बच्चों यहाँ पे देखो अगला फार्मूला क्या है, इसमें कह रहा उस बिंदु P x कामा y, मतलब एक कोई बिंदु P लेंगे, उसके निर्देशांक, मतलब बिंदु P के निर्देशांक x कामा y, मतलब x निर्देशांक एक y निर्देशांक के निर्देशांक, जो बिंदुओं a मतलब x1 कामा y1 और b क्या है x2 कामा y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो उसके लिए जो फार्मूला जो होता है ये होता है, अगर किसी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अगर, ठीक है, किसी रेखाखंड को विभाजित किया जाता है, वो भी कैसे, आंतरिक रूप से, तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। मतलब कि एक कोई निर्देशांक होगा x कामा y, x के लिए ये यूज करते हैं और y के लिए निर्देशांक ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला जो होता है, जब किसी रेखाखंड को m1 m2 के अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है, तो आंतरिक रूप से जब कहे तो इसके लिए फार्मूला m1 x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे में m1 प्लस m2, आंतरिक रूप से विभाजन तो प्लस चलेगा, कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। जब किसी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजन किया जाए, यहाँ पे कैसा किया जाए, बाह्यतः वहां पे विभाजन किया जाए, तो उसके लिए यहाँ पे सूत्र ये होता है। सेम वैसे ही होता है, जो जो चीजें अपनी अपनी जगह पे लिखी हुई वैसे लिखी हुई हैं, बस यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, कुछ नहीं करना है। आंतरिक विभाजन में मतलब अंतः विभाजन में यहाँ पे प्लस रहेगा, और बाह्य विभाजन में यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों,
माइनस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों जो फार्मूले हैं इनको नोट कर लेना आप सभी लोग, ठीक है, और इसको आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है, अच्छे से इसको तैयार करिए। अब इसी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब यहीं से हम करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे जो पहली जो प्रश्नावली है इसकी, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन धीरे धीरे हम करते चलेंगे अब, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, प्रश्न और निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 में पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित युग्मों, मतलब जो बिंदु हैं युग्म सहित, मतलब जोड़े सहित, एक तुम्हारा बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, मतलब दो बिंदु है ना, इसलिए इसको क्या बोला गया, यहाँ पे युग्म बोला गया। यहाँ पर भी दो बिंदु है, युग्म सहित है बिंदु, यहाँ पर भी युग्म सहित बिंदु है। तो पहला देखो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, अब देखो यहाँ पे पहला देखो एक बिंदु क्या है, 2, 3 और 4, 1। तो इस बिंदु और यानी कि इन दोनों बिंदुओं यानी दो बिंदु युग्मों के बीच की हमें दूरी निकालना है। अगर बिंदु जैसे एक हम मान लेते हैं यहाँ पे ए क्या मान लेते हैं, यही 2, 3, एक बिंदु हम मान लेते हैं ये बी, ये क्या मान लेते हैं 4, 1, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपस में मिला देते हैं। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है, यही कह रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी। ये जो बिंदु हैं, ठीक है, ये कैसे एक जोड़े में है, ठीक है, एक ये, तो इन्हीं दो बिंदुओं की दूरी आपस में ही निकालनी है, ठीक। तो देखो यहाँ पे तो नाम दे देते हैं यहाँ पे x1 और इसका नाम क्या देते हैं y1। दूसरा बिंदु क्या है, इसके लिए x2, ये क्या नाम देते हैं y2। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जैसे हम क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु ए बी के बीच की दूरी, या यहाँ पे हमने d मान ही लिया है, तो d बराबर एक सूत्र अभी हमने बताया था, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहीं पे इसको कुछ नहीं करना, रख देना बस। अब देखो जरा ध्यान समझिए, आप इसमें कह रहा है x2 देखो यहाँ कितना है, 4 है, तो यहाँ पर रख दो 4, माइनस लगा है, लगा दिया। फिर क्या लिखा है x1 देखो बच्चों कितना है 2 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 लिखा है, तो y2 का मान कितना हमने माना 1, कितना 1, तो यहाँ पे 1 लग दिया, माइनस y1 इतना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो d बराबर में रूट के अंदर, अब 4 में से माइनस का 2 घट जाएगा, तो 4 में से 2 घटाएंगे बच्चों 2, होल स्क्वायर है तो का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब देखो 1 माइनस 3, प्लस का 1 है माइनस का 3, माइनस का कितना ज्यादा है, -2 ज्यादा प्लस 1 से, तो -2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर में, अब 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 4, और प्लस -2 का स्क्वायर है, घात सम है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाए खत्म, मतलब कि अगर -2 का होल स्क्वायर है मतलब -2 इंटू -2, इसको ऐसे लिखा जाता है, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। बात समझ में आई, या चाहे डायरेक्ट कर लो या ऐसे दिमाग में सेट करो, अगर कोई ब्रैकेट में माइनस है और घात सम है तो माइनस का काम खत्म। तो 2 का स्क्वायर बच्चों फिर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे d बराबर, तो 4 कितने हैं 2 हैं, कितने 4 हैं 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 जोड़ेंगे 8, या ऐसे भी लिख सकते हो 4 गुणे 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। 4 में 4 जोड़ा कितना हुआ 8, या इसको 4 गुणे 2 के रूप में भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा 4 कितने का वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, कितने का वर्ग होता है बच्चों 2 का वर्ग होता है। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल करके ये 2 बाहर चलाएगा, लेकिन ये 2 रूट के अंदर रह जाएगा, क्योंकि ये दो होता है, किसी का वर्ग और इसका वर्ग नहीं होता है। तो ये विशेष ध्यान देना, ठीक है। तो वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, रूट के अंदर। तो d बराबर क्या आ जाएगा 2√2, ठीक है। दूरी पूछ रहा था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे मात्रक या इकाई, ठीक। तो ये यहाँ से पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहता है कंप्लीट हो जाता है। अब इसे ही पे देखो दूसरा वाला भी कर देते हैं, या तो आप सब लोग दूसरा वाला करिएगा, ठीक है, ये हम तीसरा बता देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हम तीसरा आप लोगों को यहाँ पे क्या कर रहे हैं सॉल्व करा रहे हैं। तो 3 नंबर देखो क्या है, दूसरा वाला आप लोगों को करना है, ठीक है, ये हम नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही x1 y1 मान लेना, इसको x2 y2 मान लेना, ठीक। इसी तरीके से मान करके फार्मूले में रख देंगे, इसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये हम लिखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा देखो क्या है a कामा b कामा माइनस a कामा माइनस b है, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों सॉल्व करना है, ठीक। मान लेते हैं ये a बिंदु, मान लेते हैं ये किसके लिए b के लिए,
तो ये माना बिंदु हमने ए का निर्देशांक a कामा b, ये माना हमने बिंदु b, इसका निर्देशांक -a, -b, इसको मिला देंगे समझने के लिए। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम क्या ले लेते हैं, d। तो यहाँ पे d बराबर, फिर फार्मूला वही लगा दो, क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान लो ये बिंदु A है, बिंदु A के निर्देशांक x1 कामा, इसको क्या मान लेते हैं यहाँ पे y1। ये बिंदु B है, इसके निर्देशांक क्या मान ले, x2 कामा, इसको क्या मान ले, y2। माना इसी रूप में रख दो फार्मूले में। तो रूट के अंदर अब देखो x2 हमने क्या माना है, माइनस का a, यहाँ पे लिखो माइनस का a, ठीक है, माइनस x1 क्या है, a, यहाँ पे रख दिया, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे y2 हमने क्या माना है, माइनस का b माना है, ठीक है, माइनस के b को माना है y2, माइनस y1 हमने किसको माना है, केवल b को माना है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पे तो d बराबर रूट के अंदर माइनस का a और एक ये माइनस का a, कितने माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 2a हो जाएंगे, तो माइनस के 2a का होल स्क्वायर प्लस, इधर देखो यहाँ पे एक ये माइनस का b है, एक ये माइनस के b, तो कितने माइनस के b हो जाएंगे, माइनस के 2b हो जाएंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो। अब देखो यहाँ पे d बराबर बच्चों रूट के अंदर, तो देखो माइनस है, घात सब माइनस खत्म, ठीक, जैसे यहाँ पे बताया था अभी, ठीक है, माइनस घात सब माइनस खत्म। तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और a पे आ लाए स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसी तरीके 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब d बराबर रूट के अंदर 4 इधर भी 4 इधर भी, 4 क्या करें कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बच्चों, ठीक। अब देखो इधर से तो 4 है, 4 कितने का वर्ग होता है बच्चों, 2 का, तो 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाहर निकल आएगा, कितना आ जाएगा, 2 रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो ये किसके बराबर निकल आया, d बराबर यहाँ पे निकल आया, ठीक। तो इन दो बिंदुओं के बीच बिंदु a कितना माना हमने, a कामा b को हमने माना a, और माइनस a कामा माइनस b को हमने माना था b, ठीक है। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी निकल आई, 2 रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। मात्रक लिख दो या इकाई लिख दो सीधा, है ना, इसकी यूनिट दिखा दो ऐसे, ठीक बच्चों। तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हल करना है, ठीक। अब यहीं से हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदुओं -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो इसको हम सॉल्व करें किस तरीके से, कुछ नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक तुम्हारा बिंदु ये है, एक तुम्हारा ये बिंदु है, मान लेते ये ला जो बिंदु मान लिया हमने क्या, ए बिंदु जो है इसका निर्देशांक -3, 4। एक बिंदु हम इधर मान लेते हैं कहीं पे, ये मान लिया बी का कितना है 3, -4। तो इस हम क्या कर रहे हैं, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, मतलब इस ये जो हमने बिंदु है ए माना, ये जो बिंदु हमने बी माना, ठीक है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला क्या, ये रेखाखंड है, ये क्या बन गया, रेखाखंड बन गया। तो मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो बिंदु ए और बिंदु बी का मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, वो हम जैसे क्या ले लेते हैं पी का मतलब x कामा y। तो बिंदु P यानी कि A और B का मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं कैसे हल करते हैं, एक फार्मूला भी हमने बताया था। तो देखो यहाँ पे मध्य लिखेंगे, मध्य बिंदु P, मध्य बिंदु P हमने क्या माना, x कामा y के निर्देशांक हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए निर्देशांक का जो सूत्र होता है क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट में x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2, यही सूत्र भी हमने बताया है। अगर कोई दो बिंदु हैं, उन दो बिंदुओं को हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। तो एक बिंदु ये, इसको जैसे हम क्या मान ले x1 कामा y1, दूसरा बिंदु के लिए x2 कामा y2 मान लिया। अब यहीं पे रख के हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पे निकल आएंगे। तो x1 हमने क्या माना है, -3 प्लस लगा दे x2 कितना हमने माना है 3 बटे में 2 कामा y1 हमने क्या माना है 4 लिख दिया प्लस y2 हमने कितना माना -4, अच्छा माइनस है तो ब्रैकेट लगा लो, माइनस ब्रैकेट में ले लो 4 और बटे में इतना 2, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे
माइनस का 3, ये प्लस का 4, सॉरी माइनस का 3 या प्लस का 3 लिखा, कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा ऊपर 0, मतलब 0/2। और कामा, ये देखो बच्चों, ये प्लस का 4, ये सॉरी ये प्लस है और ये अंदर ब्रैकेट में क्या माइनस का 4, प्लस और माइनस से गुणा कराएंगे बच्चों माइनस ही आएगा, तो ये प्लस का 4 और ये फिर माइनस का 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 0/2, मतलब कि अगर ये 4 लिखा है प्लस माइनस का 4, मतलब ये क्या 4 प्लस माइनस गुणा -4, कैंसिल 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो 0/2। अब देखो 0 को जब किसी संख्या से भाग करते हैं, तो जब 0 को हम किसी संख्या से भाग करते हैं बच्चों, तब क्या आता है 0 ही आता है, तो 0,0 यहाँ पे। ठीक, तो बिंदु A और बिंदु B का मध्य बिंदु का जो निर्देशांक आया है वो कितना आया है 0,0 आ गया है, तो यही क्या है आपका आंसर है। तो बच्चों इस क्लास को आज हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, इसी के आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आराम से बढ़िया सरल ढंग से हम इसको समझाएंगे। ठीक है, पूरी तरीके से इसको क्या हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और पूरी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन यहाँ पे हम कराएंगे। एक बार हम सोच रहे हैं पूरा एनसीईआरटी पढ़ा करके डाल देते हैं, उसके बाद में एक दूसरी बुक कक्षा 10th की, एक मनोहर रे की हम पढ़ाएंगे, फिर एक और प्लान बन रहा है, अगर आर डी शर्मा मिल गई बुक तो उसको हम पढ़ा देंगे, नहीं तो एक बालाजी चलती बुक उसको हम यहाँ पे पढ़ा करके हम डाल देंगे। तो लगभग पूरा प्लान है, ठीक, 1 से 1.5 साल के भीतर हम 3 बुकें कक्षा 10 की पढ़ा करके अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हम है ना पहुंचाते रहेंगे। ठीक, नमस्ते प्यारे बच्चों।